इन सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं आज की क्रेडिट पॉलिसी से, जहां पर आरबीआई ने फिलहाल के लिए तो लोन आपका महंगा नहीं किया है। अनुमान के मुताबिक रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं पॉलिसी का रुख भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पर कायम रखा है। रेपो रेट पहले जितना ही रहेगा, लेकिन आरबीआई को महंगाई की फिक्र है, इसलिए उसने महंगाई का अनुमान तो बढ़ाया ही, साथ ही नकदी घटाने के लिए भी इंक्रीमेंटल सीआरआर का भी फैसला लिया है। Scheduled banks shall maintain an incremental CRR, that is ICRR, of 10% on increase in their NDTL between May 19th and July 28th. And what I'm now going to say is equally important. This measure is intended to absorb the surplus liquidity generated by various factors referred to earlier, including the return of rupees 2,000 notes to the banking system. This is purely a temporary measure for managing the liquidity overhang. Even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. इसके अलावा आज आरबीआई ने एक और बड़ा निर्देश बैंकों को दिया है, जो आपकी ईएमआई से जुड़ा हुआ है। अब बैंक बिना बताए आपकी ईएमआई को नहीं बदल पाएगा। आरबीआई ने इसकी सख्त हिदायत दी है। मतलब ये कि जब आरबीआई दरों में कोई बदलाव करता है, मसलन उसने अगर दरें बढ़ाई, तो बैंक भी अक्सर या तो आपकी ईएमआई बढ़ा देते हैं या फिर आपका टेन्योर को, और वो भी आपको बिना बताए। लेकिन अब बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको आपको पहले से इसकी जानकारी देनी होगी। It is proposed to put in place a transparent framework for reset of interest rates on floating interest loans. The framework will require regulated entities to, again, there are various components. It will require the regulated entities to, number one, clearly communicate with borrowers for resetting the tenor and or the EMI. Number two, provide options for switching to fixed rate loans or foreclosure of loans. 3, disclose various charges incidental to the exercise of the options. And 4, ensure proper communication of key information to the borrowers. These measures will further strengthen consumer protection. सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि 10% अतिरिक्त आईसीआरआर रखने से बैंकों के मार्जिन पर मामूली असर होगा। उनके मुताबिक क्रूड और मॉनसून की चाल बाजार के लिए काफी अहम रहेगी। करीबन 1 लाख करोड़ का जो सीआरआर इंपाउंड हुआ है, उनके लिए 0% रिटर्न मान लीजिए बैंक्स को, और अब तक समझिए कि अगर 3% उनको मिल रहा था इन फाइलों को डिप्लॉय करते हुए, तो एक साल में 3000 करोड़ और एक क्वार्टर में उसका 750 करोड़ इंपैक्ट। तो मैं ज्यादा बैंक के ऊपर मार्जिन के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट हुआ, ज्यादा कुछ मैं इंपैक्ट नहीं मानूंगा। ओवरऑल सिस्टम में 3000 करोड़ प्रॉफिट में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं, मगर मार्केट का नीजक रिएक्शन है, स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे मेरी पॉलिसी में मेरे को कुछ दिक्कत नहीं दिखी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन दो चीज है, मॉनसून और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो हाई लेवल पे ट्रेंड हो रहे हैं। इधर बाजार को भी आरबीआई का कदम पसंद कुछ खास नहीं आया। आरबीआई के नकदी सूखने से के कदम से बाजार थोड़ा नाखुश दिखा। इसी के साथ आज मार्केट गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 308 अंक गिरकर 65,688 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 89 अंक गिरकर 19,543 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल एनर्जी शेयरों में रही, लेकिन एफएमसीजी, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर आज विपक्ष को जवाब दिया। महंगाई के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए और यूपीए सरकार के बीच फर्क को भी बताया। यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं, आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए।
गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। As of today, sir, we have booked tomatoes from Kolar Mandi and coming to Delhi, and this will be coming at 85 rupees per kg. Also, the wholesale price in Andhra Pradesh, as I said, has already started coming below 100. We have also initiated imports from Nepal by removing the import restrictions, and the first lot of tomatoes from Nepal are likely to reach Varanasi, Lucknow, Kanpur by Friday itself. डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पेमेंट से जुड़े डेटा विदेश ले जाने पर होगी अब पाबंदी। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिजर्व बैंक के नियमों के आधार पर इस एक्ट को तैयार किया गया है। और क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। डेटा को भारत में स्टोर करना जरूरी किया जाएगा, विदेशों में डेटा ट्रांसफर पर पाबंदी लगेगी, लेकिन इस बिल में हमें लगता है कि संतुलित रवैया अपनाया गया, या फिर कहें कि थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया गया कि विदेशों में डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा, उसमें कुछ नरमी की गई है। क्या है वो खास प्रावधान और उसको कैसे लागू करेंगे, उसके मापदंड क्या होंगे? आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मान लो कोई बच्चा कहीं पे एजुकेशन लेने के लिए विदेश गया है जी, उसका जितना भी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ट्रैवल करने के लिए बाहर गया है, उसका कंप्लीट जो बुकिंग, टिकट बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेके, पेमेंट से लेके, राइट, आज जितना भी फॉरेन ट्रेड है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें पर्सनल डेटा एक्सचेंज होता है, नहीं होता है। देखो, डिजिटल की दुनिया बाउंड्रीज से डिफाइन नहीं होती है। डिजिटल की दुनिया एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग उसका पैराडाइम है। उस पैराडाइम के हिसाब से कानून बनना चाहिए। फिर हर सेक्टर की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आज जैसे आरबीआई का रेगुलेशन है कि पेमेंट का डेटा लोकलाइज होगा, तो कानून इस तरह से बनाया गया है कि हर एक सेक्टर की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को इस हॉरिजॉन्टल कानून के ऊपर इंडिविजुअल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए बहुत ही रोबस्ट सोच समझ के कानून बनाए। तो इसमें मैं ये मानूं कि जो डेटा है वो कंट्री के हिसाब से तय तो होगा ही होगा, जो ब्लैक लिस्ट बनाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर डेटा के हिसाब से भी उसमें फिल्टर किया जाएगा। फाइनेंशियल डेटा है, जो लोगों के काफी सेंसिटिव डेटा है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। क्या ये मानूं? रेगुलेशंस हमेशा नुएंस्ड होते हैं, रेगुलेशंस के ग्रेड्स होते हैं। रेगुलेशन इस तरह से बनता है जिससे कि प्रैक्टिकल उस पर्टिकुलर सेक्टर की जरूरतों को एड्रेस कर सके, उस हिसाब से रेगुलेशन बनेगा। तो चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और हम आपको बताएं कि इस वक्त संसद में जोरदार बहस चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है, जो किसी भी वक्त अब शुरू हो सकता है। सीएनबीसी आवाज पर आप प्रधानमंत्री के इस पूरे वक्तव्य को लाइव देख पाएंगे। समाचार भी जारी हैं और संसद की कार्रवाई जैसे ही प्रधानमंत्री बोलेंगे हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट के आते हैं तुरंत कुछ और खबरों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। सरकार ने आज राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में फेरबदल के लिए एक बिल पेश किया। बिल के मुताबिक सीईसी और ईसी की नियुक्ति की सर्च कमेटी में 3 सदस्य होंगे। इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के मनोनीत किए हुए केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मौजूदा व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश कमेटी में होते हैं। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनी थी। कोर्ट ने कहा था कि ईसी और सीईसी की नियुक्ति उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि संसद इस पर कानून बना सकती है। नए बिल से सीजीआई की जगह प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत मंत्री को शामिल करने का प्रावधान
किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कस दिया गया है। इन्हें अपनी योग्यता का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, साथ ही डिस्क्लेमर भी देना होगा। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। डिटेल के साथ है असीम मनचंदा। तो असीम, बताइए कि ये खबर तो आपने पहले भी बताई थी, अब इस पर मोहर लग गई, पहले तो आपको बधाई। और दूसरा ये कि अब किस तरीके से एक्शन होगा, क्योंकि इस तरह के कई मामले आते हैं जहां पर इन्फ्लुएंसर्स अपनी बातें रख देते हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन खुद उन्हें उन चीजों का कुछ खास ज्ञान नहीं होता है। सीएनबीसी आवाज ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार सोशल मीडिया पर एक्टिव हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के सरकार ने आज गाइडलाइंस जारी कर दी है। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, किसी सर्विसेज को एंडोर्स कर रहे हैं, तो उनको पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। उनको अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना पड़ेगा कि उनके पास किसी ये एडवाइस देने की उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। इतना ही नहीं, अगर वो ऐसी कोई पोस्ट कर रहे हैं तो उनको वहां पर अपना डिस्क्लेमर भी डालना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया से ही जारी की गई पोस्ट है, वो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरह का उनको एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। सरकार उनको पोस्ट हटाने के लिए मजबूर कर सकती है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। जी असीम, शुक्रिया। इधर पिछले कुछ दिनों से थमा हुआ कोरोना फिर से सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं। कोरोना के एक नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है। इस नए वेरिएंट का नाम एरिस है। एरिस वेरिएंट ब्रिटेन और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। पहला केस महाराष्ट्र में ही मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिलहाल इससे कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। कोई घातक वेरिएंट अभी नहीं है। और 1 साल 2 साल हो जाने के बाद जैसा इन्फ्लुएंजा डोमिनेटेड वायरस हो गया, अभी उसका हर साल में 2 बार वो म्यूटेट होता रहता है और हमें 2 बार खांसी बासी होती है ना। वैसा कोविड आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें कोई हिट करे ऐसी स्थिति 100-200 सब वेरिएंट हो जाते हैं। बाद में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं बनता कि जो घातकी हो जाता है, तो कोई चिंता करने का कारण नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर आज रिलीज हो गई। इसमें रजनीकांत ने पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है। 2 साल बाद रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए लोगों का एक्साइटमेंट पीक पर है। थिएटर्स के बाहर फैंस पटाखे जला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रजनीकांत के होर्डिंग्स को दूध से नहला रहे हैं। साउथ में तो फेस्टिवल जैसा माहौल है। चेन्नई और बेंगलुरु के ऑफिसेज में छुट्टी अनाउंस की गई है। कमाई की बात करें तो फिल्म जेलर पहले ही दिन 25 से 30 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि लगभग 13 करोड़ रुपए तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमा लिए थे और अभी एडवांस बुकिंग जारी है। Much awaited for this movie for very long time. So excited to see Thalaivar and Ramya Krishnan on screen together after so many years. आज तक हर मूवी में फर्स्ट डे फर्स्ट शो कहीं पे भी हो हम पहुंच जाते हैं। शहर में हम देखते हैं। आज एक भी मूवी में मिस नहीं किया जहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। We are here for the first day for show. Definitely, yes, we are missing the 4 a.m. show. We have been watching the 4 a.m. show all our lives. So this is an 8 a.m. show, but parwala, sun is burning, that's okay, but we are here for Thalaivar. So Jailer is going to be amazing. We have huge expectations, with Nelson directing it and Superstars films. I know we're just huge fans and it's going to be a blast, especially with the music, Tiger Ka Hukum, Thalaivar Alapara. Let's celebrate. सलाइवा ने रजनीकांत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, वो फिर से दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। तो आपसे कुछ देर पहले आपने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब को सुना। डेटा प्रोटेक्शन कानून जो कि संसद से पास हो चुका है, क्या इस कानून से वाकई आपके पर्सनल डेटा को पूरा प्रोटेक्शन मिलने जा रहा है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा कि डेटा एक्ट प्रोटेक्शन परफेक्ट क्या जो कानून आया है वो पूरी तरह से आपकी डेटा की रक्षा करने में सक्षम है, और क्या क्या नई चीजें अब इस कानून के बाद आपको मिल जाएंगी। पूरा ज्ञान आज 5:57 पर आज के कंज्यूमर अड्डा में।